ओके, सो हेलो सभी को। ये वीडियो इस चैनल की फर्स्ट वीडियो रहेगी और कमेंसमेंट भी रहेगा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का, जो कि बेनिफिशियल है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए के लिए। ये सीरीज़ फुल बेसिक्स टू हाई लेवल रहने वाली है, तो हो सकता है जो बिगनर्स नहीं हैं उनको मेनली मैक्सिमम चीज़ें ऑलरेडी मालूम हैं, पर आई बिलीव कुछ ना कुछ नया आप लोगों को सीखने मिलेगा ही। सो विदाउट मच फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से, जो कि रहेगा ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। द वर्ड्स आर यूज्ड, क्लासिफाइड एंड स्ट्रक्चर टुगेदर टू फॉर्म क्लियर एंड रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन, उसको ग्रामर कहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामर होता क्या है। ग्रामर को सिंपल भाषा में समझें हम तो ग्रामर क्या है कि एक तरीका है, जहाँ पे एक वे है, एक तरीका है जिसमें हम वर्ड्स को स्ट्रक्चर करते हैं एक के साथ एक लगाकर, जिससे हमको हमारे रिटन का एज वेल एज स्पोकन कम्युनिकेशन का इजी फॉर्मेट में अंडरस्टैंडिंग हो सके। एग्जाम्पल से समझाता हूँ और समझ में आ रहेगा आप लोगों को और ईज़िली समझ पाएंगे आप लोग। तो एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस है माई फेवरेट कलर इज़ रेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स देखने मिल रहे हैं हमको। देखिए, ये वर्ड है, ये वर्ड है। इन सारे वर्ड्स को एक साथ असाइन करके, एक साथ स्ट्रक्चर कर कर हम समझ सकते हैं कि असल में हम कहना क्या चाहते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन को अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है किसकी मदद से? ग्रामर की मदद से। तो ग्रामर एक बस वे है, एक वे ऑफ राइटिंग है, जिसकी मदद से हम अपने रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन को ईजी कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है 3 फंडामेंटल जो कि ग्रामर जिनसे मिलकर बना है। वो है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, इन्फ्लेक्शन, सिंटेक्स। ये 3 हैं। ये 3 ही बैकबोन हैंगे पूरी ग्रामर के। यानी हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके इन सभी को डील करेंगे और जानेंगे कि इनके अंदर होता क्या है और ग्रामर इनसे कैसे मिलके बनती है। और देखते हैं हम ये भी कि ये जो तीनों पार्ट हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इनके बारे में हम सेपरेटली पहले डील करेंगे और फिर देखेंगे कि ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होकर कैसे ग्रामर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट पे आते हैं हम। लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच है। ये क्या होता है? बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स का। तो इंग्लिश वर्ड्स जो हमारे पास होते हैं उनका बेसिक कंपोनेंट ही होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आर दिस कैटेगरीज टू विच डिफरेंट वर्ड्स आर असाइंड बेस्ड ऑन देयर मीनिंग, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच जो है, पार्ट ऑफ स्पीच जो है कैटेगरीज है। कैसी हैं? कैटेगरीज हैं। डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं हमारे, वो सारे इन कैटेगरीज़ में डाले जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कैटेगरीज़ बना दी समझने के लिए, एक एग्जांपल है। ये जैसे कैटेगरीज़ हैं, तो जैसे भी कोई नया वर्ड आया, इन कैटेगरीज़ में हमने उस वर्ड को डाल दिया। अच्छा, ये डाल दिया हमने इन कैटेगरीज़ में इन वर्ड्स को, तो क्या है, कैसे डाला हमने, किस बेसिस पे डाला? तो बेसिकली हमने उस वर्ड के फंक्शन के हिसाब से कि वो वर्ड जो बना है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये लिखा है। जैसे यहाँ पर फेवरेट लिखा है ना। जैसे इसी वर्ड को पकड़ लेते हैं हम, तो जिनको पता होगा, जो थोड़े बहुत इंग्लिश जानते होंगे, जो बिगिनर्स नहीं होंगे, उनको पता है ये फेवरेट जो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है ना। अच्छा, तो बेसिकली है क्या ये एडजेक्टिव? क्या है? यहाँ भी आपने पीछे देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच में भी एक पार्ट है, कैटेगरी आती है एडजेक्टिव। तो हमने जो वहाँ वर्ड बनाया था फेवरेट, ये असल में इस कैटेगरी में आया। क्यों आया ये बताते हैं कि ये फेवरेट का मतलब क्या होता है असल में, ये फेवरेट फंक्शन कैसे करता है, ये फेवरेट मीनिंग क्या देता है, उस हिसाब से इन कैटेगरीज़ में डाला जाता है। तो बेसिकली बस इतनी सी बात है कि बहुत सारी कैटेगरीज़ हो गई, जो भी वर्ड्स हमारे मिलते हैं उन कैटेगरीज़ में डाल दिया जाता है, तो ये बन जाती है पार्ट ऑफ स्पीच। एक किसी भी स्पीच का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर एक स्पीच बनती है। उन्हीं वर्ड्स को अपनी अपनी कैटेगरी में फ़िट करने को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच वही होता है। ये समझा दिया है मैंने, ईजी पड़ेगा आप लोगों को जानने में। आगे आते हैं, क्या इतनी ही कैटेगरीज होती हैं वर्ड्स की? नहीं।
तो कुछ और कैटेगरीज़ भी हैं हमारे पास। कुछ और कैटेगरीज़ में कौन आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स आते हैं, डिटर्मिनर्स आते हैं, जेरंड्स आते हैं और आर्टिकल्स आते हैं। ध्यान रखिएगा ये पार्टिकल्स और आर्टिकल्स दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से, टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में भी हम अभी डील करेंगे। आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस होंगे, अभी इन पे अपन नहीं आएंगे, अपन लास्ट में आएंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर। आगे बताते हैं कि अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच देखा, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब बारी आती है इन्फ्लेक्शन की। इन्फ्लेक्शन असल में है क्या, ये थोड़ा सा हैवी वर्ड हो गया है। इनको ईजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज़, मैंने लिखा है चेंज। देखते हैं इन्फ्लेक्शन क्या होता है, फिर समझाता हूँ ये है क्या। प्रोसेस बाय विच वर्ड्स आर चेंज्ड इन फॉर्म टू क्रिएट न्यू एंड स्पेसिफिक मीनिंग। एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारे वर्ड्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया बहुत सारे इंग्लिश में कोई भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में वर्ड्स, उन वर्ड्स को चेंज करा जाता है एक ऐसे फॉर्म में जो हमारे न्यू मीनिंग दे हमको, न्यू फॉर्मेट में दिखे हमको, न्यू मीनिंग प्रोवाइड करे हमको, जैसी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो इन्फ्लेक्शन बेसिकली है क्या, चेंज होता है। इन्फ्लेक्शन बेसिकली है क्या, चेंज होता है, जो कि हम अक्सर हमारे सेंटेंसेस में हमारे वर्ड्स को लेकर हम करते हैं। अच्छा चलिए इसका भी आपको एग्जांपल देता हूँ तो ईज़िली और समझ में आ रहा है आपको। उससे पहले आप एक चीज़ करिए, देखिए यहाँ पे कि इन्फ्लेक्शन जो होता है, इन्फ्लेक्शन के दो पार्ट होते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि इन्फ्लेक्शन के होते हैं दो पार्ट, एक होता है कॉन्जुगेशन, दूसरा होता है डिक्लेंशन। इन्फ्लेक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्जुगेशन एंड सेकंड इज डिफ्लेक्शन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन बेसिकली है क्या, ये इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब्स होता है। मतलब कि जो चेंज होता है वर्ब्स में, हम हमारे कभी भी अगर पढ़ेंगे आगे जाके डील करेंगे कि वर्ब्स को चेंज करते हैं हम। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ब्स चेंज करी जाती हैं सेंटेंस में, तो उसी चीज़ को हम कंजुगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया कि जैसे आपने देखा होगा कि वर्ब्स जो होती हैं वो कभी प्रेजेंट रहती हैं, फिर हम उनको चेंज करते हैं पास्ट में, पास्ट बना देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। अच्छा अब आते हैं हम डिक्लेंशन पे। तो डिक्लेंशन क्या है, डिक्लेंशन कुछ नहीं है द इन्फ्लेक्शन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और बाकी सारी चीज़ों के लिए। इन्फ्लेक्शन क्या है, डिक्लेंशन क्या है सॉरी, इन्फ्लेक्शन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस में क्या सिर्फ वर्ब ही चेंज होती हैं, क्या सिर्फ वर्ब के साथ ही इन्फ्लेक्शन होता है, नहीं। चेंजमेंट हम लोगों को नाउन में भी दिखता है। कैसे दिखता है, हम देखिए, याद करिए आप, जैसे नाउन सिंगुलर होती है तो कभी हम उसको प्लूरल बनाते हैं, कभी प्लूरल होती है तो हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। इसी चेंजमेंट को हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेक्शन समझ में आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम लोग, सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स क्या होता है, द रूल्स एंड द पैटर्न्स दैट गवर्न हाउ वी स्ट्रक्चर अ सेंटेंस। तो वो रूल्स, वो पैटर्न, वो स्ट्रक्चर कि एक सेंटेंस को किस तरीके से स्ट्रक्चर करा जाए, किस तरीके से लगाया जाए, किस तरीके से लिखा जाए, एक प्रॉपर रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो होता है उस सेंटेंस के लिए क्या होता है, वो बताता है सिंटेक्स। सिंटेक्स भी तीन पार्ट होते हैं, सिंटेक्स के मेजरली तीन पार्ट होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो कि सेंटेंस का बनता है, जैसे कि आपको बताऊं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स देखते हैं हम कि सब्जेक्ट आगे आता है, प्रेडिकेट पीछे आता है, तो ये भी एक रूल और पैटर्न्स की कैटेगरी में आ जाता है, तो सिंटेक्स होता है। तो ग्रामर में हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच समझना है, फिर हमको इन्फ्लेक्शन देखना है उस चीज़ का कि क्या चेंज हो रहा है वर्ब में, नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव्स में। थर्ड पार्ट पे हमको देखना है सिंटेक्स क्या है, कि कोई भी ग्रामेटिकल फॉर्म में एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका सिंटेक्स क्या सही है, क्या उसमें आने वाला सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, क्या उसमें आने वाला प्रेडिकेट अपनी जगह पर सही से है, वो सब देखना पड़ता है हमको। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो सिंटेक्स हमें वही बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है एक सेंटेंस का वो कैसे बनाया जाता है। आगे देखेंगे हम सिंटेक्स में थोड़ा सा लार्जर क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे हमको, जिसमें हम मॉडिफायर्स पढ़ेंगे, फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम एक एक करके डील करेंगे। वो आने वाले वीडियोस में आप लोगों को पता चल जाएगा।
बात आती है कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं अलग अलग कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस के हिसाब से। क्या सेंटेंसेस का एक ही सेंटेंस होता है? नहीं, सेंटेंसेस जो होते हैं बहुत अलग अलग कैटेगरीज़ के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, वो मैं आके बताऊंगा आप लोगों को। अभी के लिए आप लोग इतना ही जानिए कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं हमारे अलग अलग सेंटेंसेस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। अब हम इन पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से डील करेंगे, इनके अंदर डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये जो 7 कैटेगरीज़ मैंने पहले बताई थी वो असल में है क्या। ठीक है, उन कैटेगरीज़ के बारे में एक बार देख लेंगे हम, तो हमको उससे इजी पड़ेगा कि जो भी कुछ वर्ड्स आए हैं हमारे पास, जो भी कुछ वर्ड मिला है हमें, हम उसको किस कैटेगरी में डालें, तो हमको ये इजी पड़ेगा पहचानना। ठीक है, तो हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है फिर से एक बार, कि पार्ट ऑफ स्पीच आर द प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन द सेंटेंस। प्राइमरी कैटेगरीज हैं वर्ड्स की जो कि फंक्शन करेंगी सेंटेंस में, जो अपने ही फंक्शन के हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने बोला है नाउन, एक कैटेगरी आ गई, नाउन आ गई। ठीक है, ये पहली कैटेगरी है। ठीक है, तो हम बताते हैं कि वो वर्ड्स, ऐसे कुछ वर्ड्स आए हैं, वो कौन सी नाउन की कैटेगरी में, ऐसा क्या सरकमस्टांसेस हैं या फिर ऐसे क्या क्राइटेरियाज़ हैं। इनफैक्ट बोलूँगा ये, हाँ, क्राइटेरिया एक अच्छा वर्ड रहेगा। तो ऐसे क्या क्राइटेरियाज़ हैं कि कोई भी वर्ड मैंने बताया उसको चेक करना है अगर हमको। अच्छा, कोई भी वर्ड हमने बताया तो कोई भी वर्ड हमको चेक करना है कि क्या ये नाउन है, तो हम बताएंगे नाउन कैसे। तो हम देखते हैं नाउन की क्राइटेरियाज क्या हैं। वर्ड दैट आइडेंटिफाई और नेम पीपल प्लेस और थिंग, वो वर्ड्स जो हमको आइडेंटिफिकेशन देते हैं, किसका, किसी के नेम का, किसी का मतलब पीपल के नेम का, प्लेस के नेम का या थिंग के नेम का, उन्हीं वर्ड्स को हम नाउन की कैटेगरीज में डालते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स आगे लिखे हैं आपके सामने, कैट है, गर्ल है, प्लेन है। अच्छा, ये जो है ना, ये नाम है हर किसी को नाम देना है। कैट है, गर्ल ये भी एक नाम है, प्लेन ये भी एक नाम है। अच्छा, नाउन जो होते हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। नाउन जो होते हैं सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज के फॉर्म में भी आते हैं। नाउन को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लॉज के सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए, इसमें भी हम नाउन को यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास, दूसरा फंक्शन हैगा नाउन का, जो कि है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। किसी भी वर्ब की ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम नाउन को यूज़ करते हैं। तीसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के बनाने के लिए भी हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले बता देता हूँ, पहला फंक्शन जो हमारे पास है क्लॉज, ये होता क्या है। तो बेसिकली क्लॉज जो होता है, ये क्लॉज होता क्या है, क्लॉज होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो कि प्रेडिकेट कहा जाता है बेसिकली इसको। ठीक है, प्रेडिकेट लिखा है, ये प्रेडिकेट, ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस बताता हूँ, उससे ईजिली समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा कि एलिस ईट्स मैंगोज, एक सेंटेंस लिखा है मैंने, एलिस ईट्स मैंगोज। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर ढंग से देखूँ तो सब्जेक्ट ये है, फिर इसके बाद हमारे पास हमारा वर्ब आया है। अभी मैं बताऊंगा, जिनको नहीं पता है वर्ब क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। अभी के लिए जान लीजिए आप, एक्शन वर्ड है वर्ब, कुछ काम हो रहा है। ईट्स, खा, एलिस खा रही है क्या, मैंगोज, तो एलिस ईट्स मैंगोज। हमने बताया कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, जो कि प्रेडिकेट पार्ट में यूज़ करा जाता है। अच्छा, मैं बताना जा रहा था कि नाउन जो होता है वो फंक्शन करता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज। किसी भी क्लॉज, जो कि ये एक स्ट्रक्चर होता है क्लॉज का, तो किसी भी क्लॉज के एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नाउन उसको सब्जेक्ट की जगह ले सकता है। तो यहाँ पे ये जो एलिस है ये भी सब्जेक्ट है ना, तो असल में ये है क्या, नाउन ही तो है। एलिस जो है वो नाउन ही तो है। तो बस ये एक एग्जांपल के फॉर्म में हमने बता दिया कि सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज क्या होता है। अच्छा, दूसरा समझाते हैं। दूसरे के लिए मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है।
दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा नाउन किस फंक्शन में काम करता है, तो दूसरा फंक्शन ये है कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं कि हमारे पास जैसे वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बना, उसकी जगह ही नाउन का यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह भी हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, समझ में आएगा। मैंने जैसे लिखा कि एक सेंटेंस लिखा, लियो पास्ट द सॉल्ट। ठीक है, एक सेंटेंस है, एक बेसिक सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने देखा लियो क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, ये सब्जेक्ट हो गया, चलो ये तो नाम हो गया, तो हम इसको सब्जेक्ट, और ये नाम हो गया किसी का, तो नाउन तो है ही। ठीक है, हमें इस पर फोकस नहीं करना है, ये हमने पहले वाले पॉइंट में देख लिया है, ये तो मेरे को समझ में आ गया, हम लोग को ईजिली है, समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट जो आता है वो समझना था हमको कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह से फंक्शन करता है नाउन। तो वो देखेंगे यहाँ पे जो पास्ट है ना, ये है वर्ब, पास्ट जो है यहाँ पर ये है वर्ब। अच्छा, इसके बाद जो लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाले वर्ड्स नाउन हो सकते हैं। तो यहाँ जो द सॉल्ट है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये जो सॉल्ट मिला आपको ये नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा, दोनों पॉइंट समझ में आए कि नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज काम करता है, नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी काम करता है। आगे आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट के लिए एक और बार मैं इसको इरेज करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है वो देखिए। तीसरा पॉइंट बताता है कि किसी भी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के लिए भी हम नाउन को यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम इससे ये भी जान सकते हैं कि प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता होगा, ये भी पॉइंट है अच्छा देखने के लिए। कि जैसे मैंने लिखा कि एक प्रेपो है, इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये होगा नाउन। एग्जाम्पल दिखाता हूँ और समझ में आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है someone left a message ये मैसेज लगाया है ना, थोड़ी सी राइटिंग इशू हो गया होगा, फॉर सुनैना। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम ढंग से कि तो पता चलेगा हमको कि अगर हम ढूंढें प्रेपोजिशन कहाँ है, तो जिनको पता है वो बताएंगे कि प्रेपोजिशन है फॉर। इसके बाद एक चीज़ आई है, इसका ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो फॉर है ये है प्रेपोजिशन, इसके बाद आने वाला वर्ड है ऑब्जेक्ट हमारा। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है ये सुनैना किसी का नाम है ना, तो बस वही है कि ऑब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है। तो मुझे बताना था कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन देखा हमने। नाउन होते क्या है, नाउन एक वो कैटेगरी है जिसमें वर्ड्स जो आइडेंटिफिकेशन देते हैं किसी भी पीपल का, किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का। नाउन को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लॉज के सब्जेक्ट के लिए या किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए। नाउन को यूज़ कर सकते हैं हम एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नाउन को यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जो कि अभी आपने देखा है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं समझने के लिए कि नाउन असल में इन सारी चीज़ों को नाउन भी कहते हैं। तो किसी का भी नाम मतलब नाउन, ईजी। आगे बात करते हैं। अब बारी आती है हमारी दूसरी कैटेगरीज जो कि हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं वो देखते हैं। तो वर्ड दैट रिप्रेजेंट नाउन वो प्रोनाउन होते हैं, ईजी है। वर्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं नाउन को, जो नाउन की जगह पर आते हैं, ये भी सुना होगा आपने, जो नाउन की जगह पर आते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। अच्छा, इनका भी देख लेते हैं, ये भी किसी तरह फंक्शन करते हैं। तो प्रोनाउन जो फंक्शन करते हैं एज एन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह फंक्शन कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में या किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, दोनों जगह फंक्शन कर सकते हैं। अच्छा,
तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और एक और बार एक सिंपल एग्ज़ाम्पल, इसका भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। अच्छा, जैसे मैंने लिखा कि ही इज़ स्लीपिंग, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पर इसका आगे आने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जो ही है यहाँ पर, जो कि एज अ सब्जेक्ट आया है, ये असल में क्या है, एक प्रोनाउन है। देखिए आप एग्जाम्पल में मिल जाएगा आपको, हिम नहीं है, चलो ठीक है, ये भी एक प्रोनाउन है। अच्छा, प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल जिसमें हमने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज़ करा है प्रोनाउन, ठीक। तो लिखता हूँ कि माई कैट loves going to the park with me। अच्छा, अगर हम ढंग से देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है, इसमें ये जो मी आया है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, ऑब्जेक्ट आया पूरे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। तो अब ये जो मी है ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, ये एक प्रोनाउन है। तो मैंने बताया कि प्रोनाउन होते हैं जो ऑब्जेक्ट नाउन की जगह पर आते हैं, ये एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करते हैं। आगे हम प्रोनाउन के एग्जांपल्स देख सकते हैं कि आई है, शी है, यू है, हिम है, इट, एवरीवन, समबडी, ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रोनाउन के। और भी बहुत सारे होते हैं, अभी आप कितना ही जानिए वो ठीक रहेगा। आगे बात करते हैं वर्ब, अगली कैटेगरीज के ऊपर हम आते हैं। तो वर्ब एक कैटेगरीज है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, इसको समझाना अलग से चैप्टर बन जाता है इसका। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही देखते हैं। तो वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो किसी भी एक्शन को बताने के लिए जो इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं वो वर्ब्स की कैटेगरीज में डाले जाते हैं। किसी भी स्टेट को बताने के लिए, जिसमें किसी भी स्टेट को बताने के लिए, स्टेट मतलब अवस्था को बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो वर्ब्स की कैटेगरीज में डाले जाते हैं। अच्छा, किसका एक्शन दिखाने के लिए या किसका स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, तो किसी भी पीपल का स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, एक्शन बताने के लिए, किसी भी एनिमल का एक्शन बताने के लिए, या किसी भी प्लेस का या थिंग का, इन सारे चीज़ों के एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए जो भी वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं वो वर्ब्स की कैटेगरी में डाले जाते हैं। आगे देखेंगे हम इसका भी कि ये किस तरह फंक्शन करते हैं। तो किसी भी प्रेडिकेट का रूट होते हैं ये प्रेडिकेट इसके बिना बनता नहीं है। बेसिकली प्रेडिकेट में वर्ब भी इंक्लूड होता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का भी पार्ट आता है। अभी हमने पहले सेंटेंस देखे थे, जैसे हमने बताया था एलिस ईट मैंगोज़, है ना, एलिस ईट्स मैंगोज़। तो वही जो ईट मैंगोज़ था, ईट्स मैंगोज़ था, ये प्रेडिकेट जो पार्ट था, इसमें जो ईट्स वाला हमने लगाया ये भी वर्ब है एक। तो मैंने बताया वही कि फंक्शन करते हैं ये एज अ रूट ऑफ प्रेडिकेट। किसी भी प्रेडिकेट में वर्ब के बिना वो प्रेडिकेट बनेगा नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रेडिकेट में अगर हम सब्जेक्ट लगा दें तो सेंटेंस बन जाता है। तो हर सेंटेंस में एटलीस्ट वन वर्ब होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ एग्जांपल्स बताए हैं मैंने। रन, कुछ काम हो रहा है, दौड़ना। सिंग, गाना गाना। एक्शन हो रहे हैं, देखो ये एक्शन वर्ब्स हैं, ये एक्शन वर्ब्स हैं। दूसरी चीज़ बी, सीम, फील, ये सारे वर्ड्स हैं ना, ये स्टेट बताने वाले हैं, ये स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये डिस्क्राइबिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने बता दिया प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है। आगे देखते हैं। तो अगला कैटेगरी हम आती है हमारी एडजेक्टिव्स, बहुत बढ़िया कैटेगरी है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं देखते हैं। तो वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन एंड ओकेजनली प्रोनाउन। तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, हिंदी में समझें तो
नाउन की विशेषता बता रहे हैं। जो नाउन होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए वर्ड होते हैं, मैंने बताया था आपको भी पहले ही। तो उन्हीं को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड्स हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। कभी कभी प्रोनाउन को भी ये करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये फंक्शन करते हैं आइदर एज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट का भी पार्ट हो सकते हैं, ये प्रेडिकेट का भी पार्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं एक बार, रेड, बिग, टॉल, ठीक है। एग्जाम्पल एक सेंटेंस देता हूँ, उसके हिसाब से और समझ में आएगा आपको कि एडजेक्टिव का एग्जाम्पल कि कैसे हम सब्जेक्ट के पार्ट में यूज़ करते हैं, कैसे हम प्रेडिकेट के पार्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। एडजेक्टिव के एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव का एग्जांपल है, ठीक है। तो दी गॉर्जियस lady is coming towards toward us, ठीक है। तो ये सेंटेंस बना, द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टुवर्ड अस। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सब्जेक्ट क्या है एक सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्टिव पार्ट क्या है, तो सब्जेक्टिव पार्ट ये रहा, वर्ब से पहले ये वर्ब है, ठीक है। इस पे ध्यान नहीं देना, अभी यहाँ पे देना है कि ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। इस सब्जेक्टिव पार्ट में अगर हम देखें लेडी जो कि एक नाम है, तो ये नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन हो गया। अच्छा, फिर इसके पहले जो वर्ड आया है ये गॉर्जियस, ये लेडी कैसी है, गॉर्जियस है। ये लेडी कैसी है, गॉर्जियस है। नाउन का मॉडिफिकेशन हो गया ना, नाउन के बारे में बताया ना, नाउन की विशेषता बताई ना, इस लेडी की विशेषता बताई ना जो कि गॉर्जियस है। कैसी है, गॉर्जियस है। ये लेडी कैसी है, गॉर्जियस है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में एक सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में लेडी की मॉडिफिकेशन या लेडी की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को कैटेगरीज में डाला गया, एडजेक्टिव की, जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं इन कैटेगरीज में उन वर्ड्स को डाला गया, ठीक है। ये तो एग्जांपल हो गया कि एडजेक्टिव पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कैसे काम करते हैं। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कि एडजेक्टिव्स एज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल आएगा। दूसरा एग्जांपल जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल है, आई एम टायर्ड, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, ओके। सो हम देखेंगे कि आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ, ठीक है। तो ये आई क्या है, प्रोनाउन है, और वो कैसा है, थका हुआ है, टायर्ड है। तो इसकी भी विशेषता बताई गई, आई की भी विशेषता बताई गई, आई को भी मॉडिफाई कराया गया, प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कराया गया, कैसे, एज अ एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड है टायर्ड, ये आएगा एडजेक्टिव की कैटेगरी में, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज़ पे आते हैं, हमारी एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब देखते हैं। वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब्स एन एंटायर क्लॉज। अच्छा, जो वर्ड्स होते हैं मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, वर्ब की भी विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं, मतलब एडजेक्टिव को और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव तो करता ही है नाउन को मॉडिफाई, पर वर्ब तो हो गया, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। अच्छा, ये एडवर्ब को खुद को भी मॉडिफाई करते हैं। कभी कभी तो आप एंटायर क्लॉज को भी देख लेंगे, पूरा क्लॉज, अभी मैंने क्लॉज आपको पीछे बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी प्रेडिकेट पार्ट, तो वो उसको भी मॉडिफाई करते हैं कौन, एडवर्ब्स, ठीक है।
एडवर्ब्स जो होते हैं ये फंक्शन करते हैं, कहीं भी आ सकते हैं ये सेंटेंस के, ऐसा कोई ऐसा सच रूल नहीं है जैसे बाकी पहले में देखा हम लोगों ने, पहली कैटेगरीज में देखा हम लोगों ने, ये कहीं भी आ सकते हैं। एडवर्ब्स बनते हैं मेनली क्या कि एडजेक्टिव्स हो जाएं, एडजेक्टिव्स एडवर्ब कॉमनली फॉर्म बाय एडिंग ly टू द एंड ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो जैसे क्या है, वाइड लिखा मैंने, ये वर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसी के लास्ट में अगर हम लगा देते हैं ly वाइडली तो ये एडवर्ब बन गया। अच्छा, ब्यूटीफुल तो पता ही होगा, एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसमें ही लास्ट में हम ly लगा दें तो ये बन जाता है क्या, एडवर्ब। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा। लास्ट दो कैटेगरीज के ऊपर बढ़ते हैं जो कि रहेगी हमारी प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। प्रेपोजिशन में देखते हैं तो वो वर्ड्स, जो प्रेपोजिशन कौन सी कैटेगरी है, तो वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। गौर करिएगा, ये जो प्रेपोजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी आगे इसी का बहुत यूज पढ़ने वाला है, समझाऊँ। वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, वो वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं एक रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन का बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ, तो वो हो जाते हैं प्रेपोजिशंस। तो वो वर्ड्स जो प्रेपोजिशंस की कैटेगरी में आते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली एक रिलेशनशिप सेट कर देते हैं नाउन प्रोनाउन का, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं प्रेपोजिशन के। अभी अपन ने देखा था प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका ही रिलेशनशिप बाकी दूसरे पार्ट उस सेंटेंस के, उनसे एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराने वाले वर्ड्स को ही हम प्रेपोजिशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल हैं आपके पास, ऑन और इन, ये वर्ड्स आपने देखे होंगे। जैसे ऑन वर्ड एग्जांपल से बताएंगे तो द कीज आर ऑन द टेबल, ये है प्रेपोजिशन ऑन, एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद आने वाला वर्ड उसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जो कि असल में है नाउन, ठीक है। पहले के पूरे जो पॉइंट्स हैं वो रिकैप भी हो रहे हैं आप लोग। अच्छा, दूसरी चीज़ देखते हैं, उनको भी एक बार फोकस करते चल रहे हैं। तो ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट और ये इसका नाउन, ठीक है। द कीज़ आर ऑन द टेबल, तो जो कीज़ हैं कहाँ पर हैं, ऑन द टेबल है। तो ये ऑन द टेबल, ये जो नाउन प्रोनाउन है, इनका रिलेशनशिप इनसे बताया गया है, ये बाकी पार्ट जो है सेंटेंस का इन पे बताया गया है। सेम वही दूसरा एग्जांपल, द मूवी स्टार्ट्स इन 1 आवर, मूवी स्टार्ट होगी 1 घंटे में, तो इन प्रेपो, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट जो कि हमारा होगा आवर, जो कि हमारा होगा क्या, नाउन प्रोनाउन। अच्छा, नाउन हो। दूसरी चीज़ आती है, ये टाइम बताते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये टाइम बता रहा है, ऑन बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, कीज़ की लोकेशन कहाँ पे है, टेबल, मूवी कब स्टार्ट होने वाली है, 1 घंटे में स्टार्ट होने वाली है। ओके, सो प्रपोजिशन क्लियर हुआ। अब बारी आती है कंजंक्शन की। कंजंक्शन तो ये इजी है, ठीक ठाक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन में। तो कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं बाकी वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज को। बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे, जैसे दो जैसे समझाऊँ तो 2 क्लॉजेज हैं या 2 फ्रेजेस हैं, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ही कंजंक्शंस का यूज़ करा जाता है। तो जहाँ पे एंड है, बट हुआ, और हुआ, ये सारे कंजंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया 7 कैटेगरीज जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में कवर होती हैं, इनको बता दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी इस पर नहीं, अभी हम देखते हैं जो हमने स्किप कर दिया था, उस पर हम वापस आते हैं। तो ये रहा। अच्छा, अभी तक यहाँ तक आप लोग हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करिए। अब बताइए, सॉल्व क्या करिए, बताइए कि
हाँ, तो बताना है हमको कि ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये सेंटेंस लिखे हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं इनके अंदर जो अंडरलाइंड है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन ये है कि इन सेंटेंसेस में ये टू जो है, ये असल में है क्या? इनका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। अच्छा, अब बताता हूँ, तो एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर बताइएगा। कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे टू जो है, यहाँ पर ये जो टू है, जिनको पता होगा वो बताएंगे कि टू जो है, वो बोलेंगे कि टू जो है भाई इधर प्रपोजिशन। क्या है? प्रपोजिशन है। कैसे पता चला प्रपोजिशन है? तो हम देखेंगे, आई सेंटेंस को देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ लिखा है कि आई एम गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं हम? दिल्ली जा रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप सेट है नाउन प्रोनाउन का, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच से, बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस से। ठीक है, तो बस यही है। टू यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन है। अच्छा, तो मैं आगे पूछता हूँ आपसे एक अगला सेंटेंस दिखा के कि आई लाइक टू प्ले हॉकी। तो यहाँ जो ये टू है, क्या ये भी प्रपोजिशन है? बताइए, सोचिए फिर बताइए। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि प्रपोजिशन होते क्या है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिनको भूल गए उनको सबको याद दिलाता हूँ कि प्रपोजिशन वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं और बताते हैं कि लोकेशन, प्लेस, टाइम, इंट्रोड्यूस करते हैं उसके ऑब्जेक्ट को बाकी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस से। तो मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे टू क्या है। तो अभी कुछ लोग कहेंगे, जिनको पता होगा वो बोलेंगे कि यहाँ पे टू प्ले, ये तो हो गया, ये जो लिखा है ना टू प्ले, ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव हो गया। पर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि टू के साथ ये लगा दिया हमने तो इन्फिनेटिव हो गया, वो तो पता है। पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये जो टू है ये अकेला क्या है। तो इसी को बताने के लिए हम अपना अगला टॉपिक जो कि हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा पार्टिकल्स। यही मोस्ट अवेटिंग टॉपिक है। अच्छा, तो बताते हैं। मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में बताया, पूछा आप लोगों से कि ये जो टू है वो क्या है। ये जो टू है इधर वो है क्या? पूरा तो इन्फिनेटिव है, टू क्या है? तो टू बेसिकली एक पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है। अच्छा, अब जिनको नहीं पता पार्टिकल क्या है उसके बारे में बताते हैं। पूरा पार्टिकल की डेफिनेशन देते हैं और देखते हैं पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं, या पार्टिकल कैसे होते हैं, कहाँ आते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है पार्टिकल का। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। तो पार्टिकल्स में लिखा है पहले, अ फंक्शन वर्ड दैट मस्ट बी एसोसिएटेड विथ अनदर टू गिव मीनिंग। अ फंक्शन वर्ड एक फंक्शन वर्ड है जो कि एसोसिएट होता है, जो कि लगा होता है बाकी वर्ड्स के साथ एक मीनिंग देने के लिए। तो जैसे एग्जांपल बताया मैंने, टू रन, दौड़ना, टू रन। तो यहाँ पे ये जो टू है ये पार्टिकल है। टू जो है अकेला पार्टिकल है। Although to can be used as a preposition with verbs like run, love or care. to जो होता है बाकी prepositions के साथ भी यूज़ हो सकता है, बाकी preposition की तरह भी यूज़ हो सकता है, verbs के साथ यूज़ होता है, तो preposition का काम कर देता है। अच्छा, पर इधर क्या है कि to जो है ये एक पार्टिकल है। अगर ये किसी भी verb के साथ आगे लग जाता है, जैसे यहाँ लिखा है to run, यहाँ लिखा है to love,
यहाँ लिखा है टू टॉक, अगर इनके साथ लग जाता है तो ये इन्फिनेटिव मेकर का काम करता है, तो ये इन्फिनेटिव बना देता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि टू क्या है, पार्टिकल है, ये किसी भी वर्ब के साथ लगता है आगे तो ये इन्फिनेटिव का फॉर्म करता है, तो टू जो है पार्टिकल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एंड इट डज़ नॉट हैव एनी मीनिंग ऑन इट्स ओन, और ये अकेले अपने आप कोई भी मीनिंग कैरी नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मोस्ट केसेस पार्टिकल्स आर प्रपोजिशन, particles are prepositions are used in conjunctions with other words to form phrasal verb। अच्छा, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूसरे वर्ब्स के साथ लगकर उनको फ्रेजल वर्ब भी बनाते हैं, जैसे कि इन, ऑफ, कुछ पार्टिकल्स ये भी हैं। इन, ऑफ, ये प्रपोजिशंस असल में, पर ये पार्टिकल्स का काम कर रहे हैं, जैसे इन, ऑफ, अप, बाय, अलोंग, डाउन, फॉरवर्ड, अंडर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में ही समझिए तो इजी पड़ेगा, वरना ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वरना आप प्रपोजिशन और पार्टिकल में ही कंफ्यूज रहेंगे। प्रपोजिशन की एक बार याद रखिएगा आपने अभी कि प्रपोजिशन की डेफिनेशन अपने माइंड में संभाल के रखिएगा, उसको ही, प्रपोजिशन की डेफिनेशन को ही याद करिए बार बार कि प्रपोजिशन जो होता है नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बता रहा है बाकी वर्ड्स से। तो एग्जांपल लिखा है कि ही एट अप ऑल हिज डिनर, ही एट अप ऑल हिज डिनर। अच्छा, अगर मैं सिंपल अप की बात करूँ, ये जो अप है अप की बात करूँ, अगर भूल जाओ ये बाकी सेंटेंस को भूल जाओ, ये जैसे सेंटेंस नहीं लिखा, अगर मैं अप की बात करूँ तो हमसे बोलेंगे कि ये प्रपोजिशन है। ठीक है, यहाँ तो बोलेंगे कि प्रपोजिशन है ना। अच्छा, पर इसके पहले आने वाला एक वर्ब मिल गया हमको, अप का मतलब ऊपर, ऊपर, पर इस सेंटेंस के हिसाब से क्या ये ऊपर का सेंस दे रहा है? आप नहीं, ही एट अप ऑल हिज डिनर मतलब उसने अपना पूरा खाना खा लिया, है ना। तो जब भी वर्ब के साथ ये प्रपोजिशन लग गया, एक फ्रेजल वर्ब का फॉर्मेशन हो गया, उस कंडीशन में अब जो ये अब अप लिखा है, ये जो अप लिखा हुआ है, अब ये प्रपोजिशन ना रहकर एक पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब प्रपोजिशन नहीं है, अब पार्टिकल है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा पार्टिकल क्या है। थोड़े से और देख लेते हैं। बताया मैंने अभी वही कि अप जो है पार्टिकल है, बिकॉज अप इज़ नॉट फंक्शनिंग एज ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ स्पीच, जिसका मतलब ही होता है अप डायरेक्शन देना। यस, अप कैन बी यूज प्रपोजिशन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट क्वाइट डूइंग दैट। ठीक है, अब वो काम नहीं कर रहा है जो असल में इसको करना चाहिए, तो अब उसको पार्टिकल की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो यहाँ जो अप होगा वो पार्टिकल कहलाएगा, ना कि प्रपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, ओके, सो आगे आते हैं। मेनली पार्टिकल्स वर्क इन 4 मेजर फॉर्म्स। पार्टिकल्स के 4 मेजर फॉर्म हैं। अच्छा, इनमें भी खुद का, इनको अगर एक एक करके डील करेंगे तो बहुत सारा टाइम लंबा हो जाएगा, बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा। इससे सही जो आपके लिए ज़रूरी है बस उसी को आप फोकस करिए। तो पार्टिकल्स मेजरली 3 फॉर्म में यूज़ करे जाते हैं, 3 फॉर्म में काम आते हैं पार्टिकल्स। पहला एडवर्ब पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एडवर्ब बनाने वाले, तो वो पार्टिकल जो फ्रेजल वर्ब बनाते हैं वो एडवर्ब पार्टिकल्स। अच्छा, दूसरा आता है वो पार्टिकल जो इन्फिनेटिव बनाते हैं, वो इन्फिनेटिव मेकर पार्टिकल्स। तीसरा आता है डिस्कोर्स पार्टिकल, ये जो होता है स्पोकन पार्टिकल होता है, बेसिकली हमको स्पोकन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ये डिस्कोर्स पार्टिकल ये हो गया। चौथा हमने दिया है नेगेटिव पार्टिकल। चौथा क्या है? नेगेटिव पार्टिकल। अच्छा, इनको एग्जांपल से समझाऊंगा तो और शायद समझ में आएगा, तो ठीक है, तो एग्जांपल बताता हूँ। तो खाली पेज नहीं, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ से ही हो जाएगा, एग्जांपल है लिखे हुए। ठीक है, तो एडवर्ब पार्टिकल्स में एग्जांपल में देखते हैं। तो एडवर्ब पार्टिकल में लिखा है जैसे साहिल वेंट अवे ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। साहिल गया कहाँ? लॉन्ग ट्रिप में। तो यहाँ जो अवे है क्या है? प्रपोजिशन आप बोलेंगे नहीं, अवे मतलब होता है दूर, पर इसका यहाँ मीनिंग अब दूर का सेंस नहीं है। ठीक है, वेंट अवे, वेंट अवे, वेंट अवे। ठीक है, यहाँ तो चलो ठीक है,
ये प्रपोजिशन, ठीक है। ये देखने में तो ये प्रपोजिशन है, ये एक फ्रेज बना रहा है, साथ में फ्रेज बना रहा है गो, या बोले तो वेंट के साथ लगा है एक अवे, तो यहाँ पे बन गया एक एडवर्ब पार्टिकल बन गया। गो वेंट के साथ अवे लगा है तो एडवर्ब पार्टिकल बन गया है। अच्छा, आगे बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जो कि रहेगा वी विल टॉक ओवर द प्रॉब्लम। अच्छा, ओवर क्या होता है, ऊपर हो गया है ना, पर यहाँ पे वो सेंस नहीं दे रहा है ऊपर वाला, वैसा किसी चीज़ के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं। तो वी विल टॉक ओवर द प्रॉब्लम, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है, और यहाँ पे जो एक ओवर है ये असल में पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल, ठीक है। आगे देखते हैं इन्फिनेटिव मेकर, ये इन्फिनेटिव बना दिया। टू इज़ यूज एज पार्टिकल, तो आई वॉन्ट टू गो, देखिए टू गो आया, गो वर्ब साथ में लगा है इन्फिनेटिव, और मैं बोलता हूँ टू क्या है, यहाँ प्रपोजिशन नहीं है, टू यहाँ है, ये पार्टिकल। आगे बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, हार्दिक होप्स टू डिसाइड होम हर, क्या लिखा, फ्यूचर सून। अच्छा, ये तो कुछ पता नहीं क्या लिखा, होम लिख दिया, वाह गलत है। टू डिसाइड, हार्दिक होप्स टू डिसाइड ऑन, ठीक है, ऑन लिखा है। तो बेसिकली हार्दिक होप करता है टू डिसाइड हर फ्यूचर सून, ठीक है। तो इधर ये जो टू है ये डिसाइड के साथ आया है, वर्ब के साथ आया है, ये जो हो गया इन्फिनेटिव मेकर, टू क्या हो गया, वर्ब हो गया। आगे बात करते हैं डिस्कोर्स पार्टिकल, ये स्पोकन पार्ट में ही होता है, असल में हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा क्या है, कंट्रोवर्शियल पार्ट है, कुछ ग्रामेटिशियंस होते हैं वो बताते हैं कि ये जो नाउ है, कहीं कहीं बोला जाता है ये पार्टिकल है, और कहीं कहीं बोला जाता है ये एज एन इंटरजेक्शन, ये एज एन इंटरजेक्शन भी कंसिडर कर लिया जाता है, इसको एज एन इंटरजेक्शन भी कंसिडर कर लिया जाता है, एज एन इंटरजेक्शन कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें डीप नहीं जाएंगे अपन, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नेगेटिव पार्टिकल देखते हैं। नेगेटिव पार्टिकल में ये जो आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल के साथ, वी विल नॉट ट्रेवल टू पेरिस दिस समर, तो यहाँ जो नॉट है ये एज अ नेगेटिव पार्टिकल काम आ रहा है, एज अ नेगेटिव पार्टिकल वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव दैट अथॉरिटी, द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव दैट अथॉरिटी, तो यहाँ पर ये जो है नेगेटिव पार्टिकल की तरह काम करता है। Some adverb particle do give very important context as a part of phrasal verb, without which the phrase would not make no sense. अच्छा, कुछ adverb particle होते हैं तो कहीं कहीं बोला जाएगा कि हम तो बिना पार्टिकल के भी समझ सकते हैं, पर कुछ adverb particles होते हैं, क्या पार्टिकल्स लगाना ज़रूरी होता है, तो नहीं, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, एडवर्ब पार्टिकल जो होते हैं, कहीं कहीं ज़रूरी नहीं है, पर कहीं कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि उस फ्रेजल वर्ब के साथ पार्टिकल लगे, ठीक है। पार्टिकल लगना ज़रूरी होता है। एग्जांपल बताता हूँ कि द एयरप्लेन टुक ऑफ एट 3 AM प्रिसाइजली। अच्छा, तो यहाँ जो ऑफ है, अगर मान लीजिए ये ऑफ नहीं लिखता हूँ मैं, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है पार्टिकल ना भी लगाओ तो क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, तो अब क्या ये सेंस दे रहा है सेंटेंस, द एयरप्लेन टुक एट 3 AM प्रिसाइजली, नहीं, ये बिल्कुल सेंस नहीं दे रहा। तो वही बात है कि कहीं कहीं हम लोग ये जो पार्टिकल यूज़ करते हैं इसका भी रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। अगला एग्जांपल भी सेम है, ही हैज़ पुट ऑफ द मीटिंग, स्पेलिंग गलत,
ठीक है, इसकी मीटिंग की स्पेलिंग टिक कर लेना आप लोग। मीटिंग, अच्छा, ही हैज़ पुट ऑफ द मीटिंग। अगर मैं ऑफ हटा दूँ तो क्या ये सेंटेंस सेंस देगा? कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पर ये जो ऑफ है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। पार्टिकल यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। किसी भी एडवर्ब पार्टिकल जो होता है वो फ्रेजल वर्ब को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड एग्जांपल पे देखेंगे, व्हेन डू यू गेट अप। अगर हम अप हटा देंगे तो भी कोई सेंस नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे ये अप की भी कंपलसरी हैगा होना, नेसेसिटी इसकी भी है, ठीक है। तो यहाँ तक रहा आपका, आई थिंक सब कवर हो गया है। पहले टॉपिक में सब कवर हो गया, ठीक है। तो ठीक है, एक लास्ट स्लाइड है। कुछ पार्ट ऑफ स्पीच कैरेक्टर्स जो होते हैं, कुछ पार्ट ऑफ स्पीचेस जो होते हैं हमारे, कोई कैटेगरीज होते हैं, वो बाकी चीज़ों से भी इंटरलेट करते हैं, लगता है अपन को इंटरलेट है। जैसे डिटर्मिनर्स सेम होते हैं एडजेक्टिव जैसे, सिमिलर तो होते हैं बट पूरी तरीके से डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव नहीं होते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है, ठीक है, वरना एक ही टॉपिक नहीं हो जाता है। डिटर्मिनर्स सेपरेट टॉपिक है, एडजेक्टिव सेपरेट टॉपिक है। सेम वे अभी हाल मैंने बताया पार्टिकल्स और प्रोपोजिशंस, ऐसे ही ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, लगते सेम हैं, दिखने में सेम होते हैं, पर इनका ग्रामेटिकल फंक्शंस अलग होते हैं। प्रपोजिशन रिलेट करता है नाउन प्रोनाउन को बाकी पार्ट से, पार्टिकल क्या करता है, ये इन्फिनेटिव मेकर का काम करता है, ये एडवर्ब फ्रेज का काम करता है, अभी देखा हमने, ये डिस्कोर्स पार्टिकल के फॉर्म में भी यूज़ होता है, ये नेगेटिव पार्टिकल के फॉर्म में भी यूज़ होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू सभी को जो लास्ट तक बने। होप करता हूँ आप लोगों को कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी। बाकी आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, आपको बेनिफिशियल रहेगा, ये काम में आएगा आपके, ठीक है। तो फिर मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच गाइस।